नमस्कार सभी सुनने वालों को। फिर से एक बार आपका पसंदीदा कार्यक्रम हम लेकर आए हैं मन की आंखों से, जिसमें हम बात करते हैं प्रकाश की, पॉजिटिविटी की, उन बातों की, उन मुलाकातों की, कुछ उन लोगों से जिनको है कुछ शारीरिक चुनौतियां अपने जीवन में, लेकिन उस चुनौती के बावजूद वो अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं बेहतरीन, कुछ नया। वो कुछ शख्सियतें हैं जो कुछ ऐसा कर पाई हैं अपने जीवन में जिससे आपकी समझ, आपकी चेतना और आपकी धारणाओं में होता है बदलाव। तो आज की हम शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम में हमारे पसंदीदा रेडियो स्टेशन 90.4 मधुबन रेडियो। मधुबन रेडियो में आज हमारे बीच हैं नेहा पावस्कर। नेहा पावस्कर आती हैं मुंबई से, देश की आर्थिक राजधानी से, और नेहा से बहुत सारी बातें होंगी। नेहा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नेहा जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए संदर्भ में कि आपका बचपन कहाँ बीत रहा था। आप बचपन से ही शारीरिक चुनौती को लेकर इस धरती पर आए या फिर आपने बाद में इसको एक्वायर किया? मैं 8 साल की उम्र में स्कूल में जब जा रही थी तभी मुझे ध्यान में आया जी। मुझे आंखों का कुछ तकलीफ है। तो घर वालों को ऐसा लगता है कि ये बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करने का है, इसलिए ऐसा कुछ बहाने बनाते हैं। उस जमाने की मैं हूँ कि उस समय लड़कियों को सिखाने के लिए इतना कुछ इंटरेस्टेड नहीं था, सीखो नहीं सीखा एक जैसा। तो लेकिन मुझे बहुत सीखने की चाह थी जी। जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में गई और मेरे ध्यान में आया कि मुझे कुछ तकलीफ हो रही है पढ़ने के लिए, तो मैंने घर में बता दिया और वो 8 साल के उम्र से मेरे आंखों का इलाज चालू था जी। 8th स्टैंडर्ड में गई तभी ध्यान में आया कि मुझे ब्लैक बोर्ड का भी नहीं दिख रहा है। तभी भी ऐसा ही, मीन्स दवाइयाँ तो चालू थी, डॉक्टर के पास जाना ये सब रोज का चालू था, लेकिन कुछ वो क्या बीमारी है वो डॉक्टर को ही नहीं समझ में आ रही थी। फिर 10वीं में क्लास में जब मैं गई तभी अभी भी है ये रिवाज की अगर से कुछ एक्सीडेंट हो गया, हाथ को लगा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अटेंडेंस देते, लिखने के लिए राइटर देते। उस प्रकार ही मुझे राइटर दिया गया है कि मैं जो क्वेश्चन पेपर है वो छोटे छोटे इसमें लिखा जाता है ना, तो वो मुझे नहीं पढ़ने आ रहा है करके, मीन्स ब्लाइंड करके मुझे अटेंडेंस नहीं दिया था कि कुछ आँख का तकलीफ है इसलिए डॉक्टर ने लिख के दिया और मुझे राइटर दे दिया था जी। तो उस प्रकार मैंने 10th तो पास किया, लेकिन मेरे फैमिली डॉक्टर ने बोला अगर से ये आंखों की बीमारी अभी तक मालूम नहीं पड़ी है क्या है, चालू है इलाज। तो फैमिली डॉक्टर बोले अगर से इनके आंखों पे प्रेशर आ जाएगा तो उनके आंखों की रोशनी चली जाएगी, उनके रेटिना डैमेज हो जाएंगे, तो आप उनको पढ़ाओ मत इसके बाद। अभी तो 10th तो पास हो गई है वो तो, लेकिन मुझे पढ़ना था क्योंकि उस उम्र में भी कि हम 4 बहनें थे, लड़कियों ये बोझ है करके जी। लड़का होने के लिए 4 लड़कियों के बाद हमारा 5वां भाई हो गया। तो 10 साल तक सिर्फ बच्चे ही घर में हो रहे, 4 लड़कियां, उसके बाद 5वां मेरा भाई। 4 लड़की होने के बाद लड़का हो गया हमारे घर में, मीन्स 10 साल के बाद। मेरा बर्थ डेट है 20 मई 1969 और मेरा भाई 4 जून 1979 का है। तो 10 साल के बाद बेटा घर में होगा, तब तक बेटा चाहिए बस। मुझे ये समझ में नहीं है क्यों चाहिए बेटा, लड़कियां और लड़के में क्या फर्क है। फिर भी मैंने सोचा था कि नहीं, मैं ऐसा कुछ करूंगी कि कोई भी ये नहीं कहे कि लड़की नहीं चाहिए, लड़की होने से कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसा मेरे मन में था, ऐसा मैंने किसी को बताया नहीं। 10th के बाद अभी मैं सोच रही मुझे पढ़ना है, लेकिन क्या करूँ। फिर अभी घर में बैठ के क्या करेंगे, तो एक मेरी आंटी, बहुत बार आपने देखा होगा कि मामा आके लेके जाते भांजियों को अपने घर लेके जाते, तो उनको मेरे हेल्प की जरूरत थी। उनकी मिसेस को अभी अभी नेवी में जॉब लग गई थी और वो भी खुद भी नेवी में थे और उनके बच्चा हो गया था छोटा, तो अभी 3 महीने का उसका डिलीवरी का छुट्टी खत्म होने के बाद कोई भी उसको संभालने के लिए चाहिए था। तो मेरे मम्मी को उन्होंने बोला अभी ये स्कूल छोड़ने के बाद घर में ही है तो ये हमारे घर में रहेंगी। तो मैंने मामा को ये रखा कि मुझे आप कॉलेज भेज सकते हैं तो मैं आपके साथ आऊंगी। तो बोले अरे क्या, उधर घाटकोपर में ही उनका घर है, अरे बाजू में ही नाइट कॉलेज है, मैं आपको उस कॉलेज में डाल दूंगा। तो मेरे को अच्छा लगा कि मैं पढ़ सकती हूँ और इसके लिए ना मेरे माँ बाप पे बोझ है, मैं उनके बच्चे को पूरा दिन संभालूंगी, बाद में कॉलेज जाऊंगी शाम को जी। लेकिन हम उस पर फिर से आते हैं, हम कॉलेज एजुकेशन की बात पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम फिर से आते हैं कि जब आपका जन्म हुआ और जब आपको मालूम चला कि जब आप 8 साल के थे,
आपको मालूम चला कि आपको देखने का दिक्कत है, तो माता पिता का क्या रेस्पॉन्स था? वो क्या सोच रहे थे आपकी? मैंने बताया ना कि डॉक्टर को मालूम ही नहीं ना मैं ब्लाइंड हूँ। ब्लाइंड है ऐसा डिक्लेयर ही नहीं हुआ है अभी तक जी, लेकिन 10 तक भी, और इलाज चालू है क्योंकि मेरे सेकंड सिस्टर को भी सेम प्रॉब्लम है ना जी। दोनों बहनों का वो, और मेरी बहन सेकंड तो एकदम होशियार है, वो बोली दोनों का एक ही प्रॉब्लम है ना, तो आप उसका इलाज करते रहो। डॉक्टर का जब मीन्स आएगा ना कि क्या बीमारी है और दवा चालू होगा तो मैं वो लेने चालू कर, लेकिन चेकिंग के लिए आप ही जाना। तो हमेशा सिर्फ अकेली मेरे को मम्मी लेके जाती थी ये डॉक्टर के पास अलग अलग। जब 1987 में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के बारे में मालूम हुआ जी। और तभी मालूम पड़ा कि मैं ब्लाइंड हूँ, कि इस प्रकार जिनको कम दिखता है वो ब्लाइंड होते, और तभी डॉक्टर मोदी ने बताया कि ये एक बीमारी है जिसका नाम है मैकुलर डिजेनरेशन एंड रेटिना पिगमेंटोसा। ये 2 बीमारी है, और ये जो मैकुलर डिजेनरेशन ये बीमारी है वो फैमिली को होती है, तो इसलिए हम दोनों बहनों को ये बीमारी है, लेकिन उसका कुछ इलाज नहीं है। जैसा कैंसर है वो राह देखो कभी मर रहे, वैसा ही है मुझे लगा तभी, क्योंकि वो उन्होंने बोला इनका विजन कभी जाएगा ये मालूम नहीं है जी। लेकिन जाएगा जरूर, कभी तो जाएगा ऐसा जी। तो आप दिन ब दिन विजन कम हो रहा था, और अब विजन की क्या अभी आपको मालूम नहीं, वो खुशी की बात थी मेरे लिए ब्लाइंड होना जी, क्योंकि मैं साइटेड है तो डॉक्टर ने मना किया है मुझे पढ़ने के लिए। फिर मैंने 1 साल तक मेरे मामी के घर में रहे, मामा मामी के पास जी। और वहाँ छोड़ के मैंने मेरे घर पे आ गई। कुछ ऐसी बात हो गई कि जिससे मेरा मन दुखी हो गया और मेरे माँ बाप को उन्होंने दोषी ठहराया, ऐसा मुझे उनके बातों से लगा। तो मैं अपने घर मम्मी के घर गई और वहाँ एक गैस कंपनी वाला आता था, उसको बोला मुझे कुछ भी काम दे, मैं अभी ऐसे ही बैठी है ना तो काम करूंगी। तो तब तक मुझे आँख के आगे खाली 4 उंगली इतना पास लेके मुझे दिखता था। तो वहाँ मैं गैस बुकिंग का काम करने लगी ब्राइट गैस एजेंसी में। तो वहाँ मैंने 1.5 साल काम किया और तभी मुझे नेशनल एसोसिएशन ब्लाइंड के बारे में मालूम पड़ा। तभी मुझे ब्लाइंडनेस सर्टिफिकेट मिला। लोगों को ये लगता है कि मैं ब्लाइंड होने के बाद मेरा ये प्रोग्रेस हुआ कि शाप की वरदान, ऐसा बोलते हैं कि हमारा मैं जो ब्लाइंड हूँ या आपका अंधत्व शाप की वरदान मेरे लिए वरदान है जी। आप मेरे बारे में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ही ये वरदान ही है जी। तो मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूँ शॉर्ट में कि जब आपको आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना था, डॉक्टर को नहीं मालूम था कि आपको क्या शारीरिक चुनौती है, तो आप 10वीं कक्षा का एग्जाम लिख रहे थे और वो एग्जाम में राइटर जो आपको मिला था लिखने के लिए वो आपको आपके अधिकार स्वरूप नहीं दया के स्वरूप मिला था जी। और लेकिन जब आपका सर्टिफिकेट बना तो आपने अपने अधिकार को लेना शुरू किया और जब आपको अधिकार मिले समान जीवन जीने के, बेहतर जिंदगी या बेहतर अवसर लेने का जब आपको मौका मिला तब आपने बेहतर किया। खैर हम उन सारी बातों पर फिर से आएंगे, लेकिन हमें जानकारी है कि आप लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। और श्रोताओं मैं आपको एक बात बताऊं कि पावस्कर मैडम जो हैं वो इस विकलांगता को रखते हुए भी जीवन में चुनौतियां तो बहुत छोटी सी बात है, मामूली बात है उनके लिए, चुनौतियों को खुद लेती हैं अपनी तरफ से और उन्होंने पर्वतारोहण से लेकर बहुत सारे हैरत अंगेज कारनामों में अपना हाथ जलाया भी है, लेकिन एक मिसाल कायम की है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या उपलब्धियां रही एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। नेहा जी, आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी एक खासा दखल है और आपने एक नया रास्ता बनाया है एडवेंचर स्पोर्ट के क्षेत्र में हमारे देश में दिव्यांग लोगों के लिए। उसकी पूरी कहानी क्या है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड तक पहुंचने का जो आपकी कोशिश है वो कैसे पूरी हुई? सर मैं कोकण वासी हूँ, मेरा कुडाल गांव है, सरम्बल गांव की मैं हूँ जी। मेरे गांव का एक स्पेशलिटी है कि मेरे गांव में हर एक घर से एक आदमी सेना में है जी, मिलिट्री में है। तो मैं भी चाहती थी कि मुझे भी भारत के लिए कुछ करना है मिलिट्री, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी कि मैं ब्लाइंड हूँ तो मैं फौज में नहीं जा सकती। तो मुझे बहुत मन में था ये सब मैं करूँगी। मेरा जो गांव है नदी किनारे है, वो बोलते हैं हम पूरग्रस्त है। एवरी ईयर अभी भी हमारे घर में पूर आके, और सरम्बल गांव है मेरे गांव का नाम, सरम्बल गांव में एवरी ईयर मेरा घर पानी के नीचे रहता है। तो नदी के किनारे है हम। पूर का मतलब बाढ़ बाढ़ आती है तो, और 3 मैल
इतना दूर ये तालुका से हमारा गांव है, तो 2 या 3 पहाड़ पार करके चल के हमारे गांव से जिधर बस आती है वहां तक जाना पड़ता था बचपन में। तो मुझे स्विमिंग और पर्वतारोहण की बचपन से आदत है कि हर साल मैं 1 महीना गांव जाती थी रहने के लिए। अभी भी सब कोकणवासी हैं, अपने बच्चों को सब मई के छुट्टी में गांव में भेजते जी। तो मैं बाकी सब मेरे बहना या कोई नहीं, मेरे पापा और मेरी आजी थी जो पापा की मम्मी, हम उनके साथ हर एक गांव, जितने सारे मेरे रिलेटिव हैं उनके गांव चल के ही जाते थे। तो पहाड़ों में बचपन से आने जाने की मुझे आदत है। मुझे नहीं दिखने का मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ मेरे दादी के साथ जाते हुए, उनका हाथ पकड़ के जाने का है। तो ट्रेकिंग करने के लिए मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। 1987 में मैं ब्लाइंड हो गई और 1987 में मैं एक नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में मैं जो डिपार्टमेंटल ऑफ रिहेबिलिटेशन में मैंने ट्रेनिंग लिया। वहां मैंने देखा ये सब इनको कुछ भी नहीं दिखते। तभी मुझे दिख रहा था, मैं पार्शली ब्लाइंड थी। ये सब इनको कुछ भी नहीं दिखता है, कान में कुछ लगाते हैं वो वॉकमैन और पूरा दिन कुछ भी करते रहते हैं और बीच में बोलेंगे तो बोलेंगे अरे चुप बैठो मैं पढ़ाई कर रहे हैं। बोले ये क्या चीज है? तो जो ये कर रहे हैं वो मुझे करना है और ये जो नहीं करना है वो भी करना है। ये मेरे दिमाग में था कि अभी मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत रुचि है। ये बोला कि मैंने स्विमिंग, पर्वतारोहण ये मेरी बचपन से चाह है, क्योंकि मैं ऐसे ही गांव में रहती थी जहाँ ना ट्रैवलिंग के लिए रिक्शा नहीं, बस नहीं, कुछ नहीं। और बचपन से ब्लाइंड ही हूँ, मीन्स डॉक्टर ने सर्टिफिकेट ब्लाइंड बाद में दिया, लेकिन मुझे दिखता तो नहीं था ना। मेरे सिर्फ आजी का हाथ पकड़ के, दादी का हाथ पकड़ के सब जगह घूमी जब गाँव गई है तो। और बम्बई में तो हम लोग घर से किधर भी नहीं जाते थे, हमको नहीं दिखता है स्कूल और घर में आके बैठो, बाद में किधर भी नहीं जाना है। सब पापा और मम्मी सब एडजस्ट करते थे कि ये तरकारी लाना है या नहीं। तो छोटे बच्चे होते ही लोग बोलते दुकान से ये लेके आओ, हमको कभी बताया नहीं गया। हम घर में ही बैठते रहते थे और सब रेडीमेड हमको मिलता, खाना सामने लाके दे देते, चपाती ये कुछ। हाँ, गैस के पास भी नहीं जाने का, अरे बाप रे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसा। लेकिन हम जब नेशनल एसोसिएशन ब्लाइंड में गए तब हमने पढ़ाई कैसा करना है वो सीखा ऑडियो कैसेट से। उसके बाद खाना कैसा बनाना है, ब्लाइंड कैसे खाना बनाते वो सीखा, और घर की साफ सफाई कैसी करनी है। ये बहुत सारी जो जीवन में सब लोग करते हैं नॉर्मल लोग, वो चीज हम कैसे करने हैं वो सब सीखा। और रास्ते पे कैसे चलना है कि आपको दिखने रहे, काटी खोलो और चलते जाओ। कि आप एक बार अगर से हाथ में काटी लेके चलते हैं ना तो सब लोग आपको, अभी गिरने वाले, खड्डा आने वाले, कोई भी हेल्प करता है। तो ये सब मैंने वहाँ सीखा और मैं बोली अरे वाह, मुझे तो ये हेल्प मिल गया कि मैं अभी मेरा कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने शुरू किया कि अभी अच्छा क्या ब्लाइंड लोग क्या करते, पढ़ाई करें। मैंने पढ़ाई शुरू की। तभी जो विवेकानंद क्लास है बम्बई में, वहाँ आया कि हम लोग इकोनॉमिकल भी थोड़े से कमजोर थे घरों से, क्योंकि मेरे पापा बीएसटी में ड्राइवर थे, मम्मी हाउसवाइफ थी और हम लोग 4 बहनें और 1 भाई था। तो इतने सबका एजुकेशन का खर्चा उनके छोटे से पगार में। फिर भी मेरे पापा शाम को ये टैक्सी चलाते थे पार्ट टाइम और पूरा दिन बीएसटी का बस, उसमें भी कैसे भी से हमारा घर चलता था। तो उनको भी ऐसा, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे हेल्प कुछ भी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब ये मुझे मामी के घर रखा उनके बच्चों को संभालने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा खर्चा एक का कम हो गया खर्चा क्योंकि इसलिए मैंने जॉब स्वीकार किया। 1.5 साल में मैंने गैस कंपनी में जॉब किया और जो कुछ पैसा आता था वो उनको देती थी। लेकिन जब मैं एनएबी में ज्वाइन होगी तो मैंने टेलीफोन ऑपरेटर का ट्रेनिंग लिया और उसके बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब किया, बाद में फुल टाइम प्राइवेट ऑफिस में काम किया, फिर कुरियर का काम किया, क्योंकि मैं अभी बिना झिझक पूरे बम्बई में घूम रही थी। नहीं दिखता है कैसा, अभी मैं बस स्टॉप पे खड़ी हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है, बस आएगी नहीं दिख रहा है ना, नंबर नहीं है। तो अभी मुझे सिखाया है ट्रेनिंग में कि काटी खोलो और पूछो कहाँ जा रही है बस। तो पहला ऐसा लगता था कि अरे कैसे पूछेंगे, कोई बताएगा क्या ये। लेकिन और एक दिक्कत ये हो गई कि हमारी आंखें एक बहुत अच्छी है दोनों बहनें की, तो हम लोग काठी भी लेके खड़े हैं ना, तो बस आने के बाद, जाने के बाद, अरे तुमको वो बस से जाने का था, ये अभी आपकी बस चली गई। तो मीन्स जो समाज है उसके अवेयरनेस की वजह से तकलीफ हो रही है हम लोग जो दिव्यांग है उनको, ऐसा मुझे लगता है। जब ये ट्रेकिंग को जाने का था ना सर,
तो रेगुलर वो हर सैटरडे जो बैंक में जॉब करने वाले हमको वॉलेंटियर आते थे रीडिंग करने के लिए। महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में मैं चेस सीखने, देखो मैं ब्लाइंड होने के बाद चेस सीखी और मैंने इंग्लैंड में इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट खेल के आई। मीन्स चेस सीखी ब्लाइंड होने के बाद कि इसलिए मुझे ये वरदान लगता है कि मैंने ये चेस जो सीखा ब्लाइंड होने के बाद सीखा और मैंने उसमें भी इंटरनेशनल लेवल तक मैं जाके आई। बहुत बढ़िया। तो ये सब चीज मैं सीखूंगी। अभी एक बार मुझे यश मिल गया, सक्सेस मिल गया और मेरा जहां भी मैं स्पोर्ट्स के लिए फर्स्ट ब्लाइंड लेडी होती थी। तो वैसे ये ट्रेकिंग का जो है, तो हर सैटरडे हम लोग पहाड़ों में जाते थे। बम्बई में महाराष्ट्र के अलग अलग पहाड़ों में वो फोर्ट पे जाते थे। और क्या होता था, बैंक के जो ग्रुप है, ज्यादा लोग तो ट्रेकिंग के लिए लेडीज नहीं जाते, या माथेरान जाते थे। नहीं, सब बड़े बड़े चंदेरी, अच्छा, ये जो है ना गोरक्षगढ़, कलसुबाई, ये सब उसमें जाते थे। मीन्स पिकनिक स्पॉट पे नहीं जाते थे। मैंने वो पनाहगढ़ से विशालगढ़ जो शिवाजी महाराज ने किया था ना, वो पूरा मैंने किया है वो ये नॉर्मल लोगों के साथ। और उसमें मैं एक में वो ब्लाइंड लड़की होती थी और उसमें उनका भी कुछ फायदा होता था कि उनके ग्रुप से एक लड़की को वो ट्रेकिंग को आना है। तो सब लड़के हैं तो घर वाले कैसे भेजेंगे ना, तो एक लड़की है और वो लड़की ये भी बता सकती थी कि वो ब्लाइंड है, वो लड़की को मदद करने के लिए मुझे वो ग्रुप में जाना है करके मैं एवरी सैटरडे ट्रेकिंग को जाने लगी। घर वालों को बोलती थी पिकनिक को जा रहे हो, किसको कुछ मालूम नहीं, ट्रेकिंग वगैरह जाते थे। फिर हमारे यहाँ से ब्लाइंड ग्रेजुएट फोरम ऑफ इंडिया एक संस्था है और यंग जिंगारो ट्रेकर, वो दोनों मिलके वो ब्लाइंड को हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा, जो बेसिक ट्रेनिंग रहता है। तो वहाँ 13,000 फीट तक वो ट्रेकिंग करने का था, उनका ट्रेनिंग कैंप था। तो 10 बैच ब्लाइंड लड़कों की गए। उसके बाद 10 बैच गए और लड़की का एक भी नहीं। ये मैं ऐसी ही हूँ, हक के लिए लड़ना ही मेरी जिंदगी है, ऐसा मुझे लगता है कि लड़कियों का क्यों नहीं बैच। तो वो बोलते क्या लड़की को ये प्रॉब्लम है, और हमेशा मैं ये खुले दिल से बोल रही कि वो पीरियड का प्रॉब्लम बताएंगे। अरे वो क्या चीज है, कुछ चीज नहीं है कि वो बोले कि नहीं लड़कियों को ये प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते और नाजुक रहती है लड़कियां, थोड़ा बारिश पड़ गई सर्दी हो जाती है। मैं जो भी है आपको ऐसी लड़कियां मैं जमा करके दूंगी कि जो वहां जाने के लिए रेडी है और सक्षम भी है, आप चेक कर सकते हैं उनको। तो हमने तभी 15 लेडीज तैयार हो गए, 2 बेंगलोर की थी, 5 कलकत्ता की थी और 8 बम्बई की थी। तो ये 15 लेडीज का ग्रुप हमारा तैयार हो गया और दार्जिलिंग गए और सक्सेसफुली हमने 13,000 फीट का जो दार्जिलिंग का स्पेशल कोचिंग कैंप जो था, जो लड़कों के लिए भी सेम था, हमारे लिए भी सेम था, वो हमने किया सक्सेसफुली। हम 15 की 15 लड़कियां 13,000 फीट जाके हमारे एस्कॉर्ट के साथ हम नीचे आई। खुद राष्ट्रपति सर आर वेंकट रामन सर थे, वो हमें विश करने के लिए वहाँ आए थे 1991। बहुत बढ़िया। नवंबर 1991 में हमने एक कोर्स पूरा किया। नेहा जी से बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नेहा जी की बातों की एक्सप्रेस थमने का नाम नहीं ले रही है। तो नेहा जी और सभी श्रोताओं, हम लोग फिर इन्हीं ढेर सारी बातों के साथ फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन। और नेहा जी, जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना, तो हमें थमना होता है, रुकना होता है, फिर से सांस लेनी होती है और फिर हम अपनी आगे की मंजिल के लिए बढ़ जाते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में भी हम सिर्फ ले रहे हैं 1 हफ्ते का ब्रेक और आपसे फिर रूबरू होंगे। आपके खूब सारे विचार, ढेर सारी बातें लेकर हम फिर से आएंगे अगले हफ्ते आपके फेवरेट प्रोग्राम रेडियो मधुबन 90.4 FM में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने होस्ट और दोस्त शरद त्रिपाठी को दीजिए विदा। शुभ रात्रि, शब खैर।